Hello, my dear lovely YouTube family, and welcome again to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I'm your मैथमेटिक्स में आज इस ग्रेड 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर डेटा हैंडलिंग। राइट, तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट ग्रेड 6 के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो हम लोगों ने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। इसके बाद कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि सिमेट्री हो गया और आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हो गया। बट इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं वो भी कवर कराने वाला हूँ, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया, परसेंटेज हो गया। आपका एक टॉपिक में और कवर कराऊंगा जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। राइट, बेसिकली आप भी बोल सकते हो ये आपका मैथमेटिक्स की बुक्स में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बट ये पार्ट एक ऐसा है जिससे आपको एक हेल्प होगी कि जैसे कि फाइनेंशियल मैथ्स को जब आप समझोगे, जैसे कि मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, राइट, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में या फिर पर्टिकुलर वीडियो में कवर कराऊंगा, जिसका नाम होने वाला है कंज्यूमर मैथमेटिक्स या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है ना। तो हम लोग अभी इसके बाद कौन कौन सी वीडियोस कवर करेंगे, पहला हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद हो जाएगा आपका परसेंटेज, तीसरा हो जाएगा फाइनेंशियल लिटरेसी और चौथा हो जाएगा आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जहां पे हम लोग यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, यूनिट्स के कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो यूनिट्स कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, और दूसरा उनको यूनिट्स डिफरेंट टाइप की जो यूनिट्स हैं, राइट, जो बेसिकली हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो पता नहीं होती हैं। ठीक है, और उनको यूनिट्स कन्वर्ट कैसे किया जाता है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जंप कैसे किया जाता है वो भी नहीं पता होता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आने वाले अभी वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, बट आज की वीडियो में हम लोग डेटा हैंडलिंग डिस्कस करेंगे। राइट, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, शॉर्ट वीडियो होगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर पॉइंट को मैं क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप हर चीज को आसानी से, जैसे आप पिछले के सारे चैप्टर समझते आ रहे हो वैसे ही ये चैप्टर भी आप समझते चले जाओ। ठीक है ना। बट एक चीज की मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियोस मेरी लाइक अच्छी लगती हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको उससे समझ में आ रही है चीजें, ठीक है ना, अगर आपको बस सिंपल से ये लगता है कि आपने मेरी वीडियो से देख कर मेरी वीडियो से कुछ नया सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो। ठीक है, और एक कमेंट जरूर अपना लीव करके जाया करो। ठीक है ना, बस इतना दो काम बदलाऊं बोलता हूँ। सब्सक्राइब आपके ऊपर है, आपका मन करे तो करो, नहीं करे तो मत करो। ठीक है, चलो अब तो हमारा यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, डेटा हैंडलिंग, है ना। सबसे पहले चैप्टर का नेम यहाँ पे मेंशन करते हैं, क्या है हमारा, डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग को समझने से पहले, है ना, सबसे पहले ये समझते हैं डेटा आखिरकार क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा आखिरकार क्या होता है। बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट्स दूंगा जिसके जरिए आपको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा डेटा होता क्या है और डेटा का क्या काम होता है। ठीक है, तो डेटा क्या है, बेसिकली एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्या है डेटा, क्या है, एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो डेटा को हम कलेक्ट करते हैं ना, ये यूजुअली दो तरीके से हम लोग कलेक्ट करते हैं। या तो हम इसको कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, राइट, या फिर इन फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, अच्छा, ये डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, और इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये काम होता है डेटा का। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। डेटा क्या है, डेटा एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम कलेक्ट करते हैं, किस फॉर्म में, नंबर्स या फैक्ट्स के फॉर्म में, राइट, जिसकी हेल्प से हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और एनालाइज करते हैं। इतने सी बात है। ठीक है, अच्छा, किस टाइप की बात कर रहे हो, किस टाइप की डेटा की सर आप बात कर रहे हो, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो क्या। यस, बिल्कुल एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि मार्क्स स्कोर्ड, मार्क्स स्कोर्ड by the students in your class, और या फिर in a test, in a test। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट किया गया। ठीक है, तो उस टेस्ट में आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके क्या मार्क्स आए, कितने कितने मार्क्स आए, उसका पूरा एक डेटा, राइट, आप देखते होगे टीचर जो है वो सारा का सारा डेटा एक रजिस्टर में नोट करती हैं।
राइट। तो यहाँ पे देखो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, डेटा, राइट। डेटा यानी कि वो इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्ड करती हैं, राइट। वो क्यों रिकॉर्ड करती हैं, पहले तो अभी हम लोग बात करें, ठीक है। ये क्या हो गया, एक काइंड ऑफ डेटा हो गया। अभी आप बस इतना समझो, ये काइंड ऑफ क्या है, इन्फॉर्मेशन है ना। डेटा क्या हुआ यहाँ पे, आपके इस क्लास में जो टेस्ट कंडक्ट किया गया उसमें से बच्चों के कुछ मार्क्स है ना। और वो जो मार्क्स है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में है, करेक्ट है। और जब हमने उनको एक जगह पे लिख लिया तो वो इन्फॉर्मेशन हो गई ना, जिसको हमने कलेक्ट कर लिया, उसी को अपने डेटा बोला, ठीक है ना। अब इस डेटा की हेल्प से क्या करना है, कैसे नहीं करना है, अब अभी आप समझोगे, ठीक है ना। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, पहले आप उसको अच्छे से और समझो। जैसा कि अगर मैं ये बोलूं कि फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ योर क्लासमेट्स, है ना। जैसे कि आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं, राइट, वो कौन कौन सा लिखना, कितने बच्चे हैं जिनको कौन एक ना स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पसंद आता है, राइट। यानी कि सब मोस्ट ऑफ द बच्चों का फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, राइट। तो वो भी एक, जब आप उसको कलेक्ट करोगे वो सारा डेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका दोस्त कोई ए है, उसको क्रिकेट पसंद है, राइट। आपका दोस्त कोई बी है, उसको फुटबॉल पसंद है, राइट। कोई आपका दोस्त सी है, राइट, कोई फ्रेंड सी है, उसको टेबल टेनिस पसंद है, ठीक है ना। तो ये सारा का एक क्या है, आप डेटा रिकॉर्ड करो, ठीक है, कि आपके क्लासमेट्स में, राइट, सबका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है। आप एक काइंड ऑफ एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, तो वो भी एक डेटा है, ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे नंबर ऑफ बुक्स रीड इन अ मंथ, यानी कि कोई एक पर्सन एक महीने में कितनी बुक्स रीड करता है, वो भी एक काइंड ऑफ डेटा हो गया, है ना। तो ये सारा का सारा क्या है, डेटा, ठीक है ना। अभी तो हम लोगों ने समझा डेटा क्या होता है। चलो अब जरा इसके बाद बात करते हैं, अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे डेटा हैंडलिंग। उस डेटा को हैंडल कैसे किया जाता है, उससे हम लोग क्या क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो समझो, ठीक है। डेटा की हेल्प से, हमेशा डेटा की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, और उससे हम लोग एक ट्रेंड को प्रेडिक्ट करते हैं। यानी कि जैसे कि जब मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था, राइट, कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इस डेटा की हेल्प से हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, राइट। अब इन 50 स्टूडेंट्स का एक टेस्ट कंडक्ट किया गया, और हर 50 स्टूडेंट्स में, यानी कि हर अलग अलग बच्चे ने कुछ अलग अलग मार्क्स को अचीव किया। तो अब जब मेरे पास सारा डेटा आ गया है, राइट, कि कितने कौन से बच्चे ने कौन से मार्क्स कितने मार्क्स अचीव किए हैं, तो पहले तो ना मैं सारे मार्क्स को एनालाइज करूंगा, समझूंगा। उससे मुझे ये पता चलेगा कि अच्छा, इस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है, इस बच्चे ने कम अच्छा परफॉर्म किया है, इसको और अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है। लाइक हर साल आपके इस क्लासेस में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो क्लास टीचर क्या करती है कि हर टेस्ट का डेटा को वो रिकॉर्ड करती हुई जाती है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो पहली बार टेस्ट हुआ तो उसका डेटा रिकॉर्ड हो गया, दूसरी बार जब टेस्ट हुआ तो उसका भी डेटा रिकॉर्ड हो गया, तीसरी बार टेस्ट हुआ तो उसका डेटा भी रिकॉर्ड हो गया। तो अब क्लास टीचर क्या करेगी कि हर आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम ए है, तो ए नेम के बच्चे ने पहले टेस्ट में कितना परफॉर्म किया, दूसरे टेस्ट में कितना परफॉर्म किया, और तीसरे टेस्ट में कितना परफॉर्म किया, उसका सारा डेटा है आपके, लिखना, आपका सारा डेटा है टीचर के पास। तो अब उस डेटा से वो टीचर क्या करेगी, आपके पैटर्न को एनालाइज करेगी कि अच्छा, ये बच्चा पहला तो बहुत अच्छे से कर रहा था, बाकी जो टेस्ट बी था, राइट, जो सेकंड टेस्ट था, उसमें उसने लिखना लाइक न्यूट्रल परफॉर्म किया, बहुत ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब। बट तीसरा जो टेस्ट हुआ उसने बहुत ज्यादा खराब किया, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती जा रही है। और अब इससे उसने क्या पता किया, क्या उसने प्रेडिक्ट किया, राइट, कि ऐसे ही अगर रहा तो ये बच्चा आगे आने वाले टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब होगी। तो इसको प्रिक्योर करने के लिए वो आपसे बात करेगी, आपके पेरेंट्स से बात करेंगी, है ना, जो भी क्लास टीचर्स होंगे, राइट, कि क्या प्रॉब्लम है, राइट, क्यों आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम। तो ये डेटा की हेल्प से हम लोग ये सारी चीजें क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और उसकी हेल्प से हम लोग चीजों को प्रेडिक्ट कर पाते हैं और उनको प्रिक्योर कर पाते हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो हमें ये समझ में आया कि डेटा की हेल्प से हम लोग चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, है ना, चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और चीजों का ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, डेटा हैंडलिंग हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड पैटर्न, राइट, एंड ट्रेंड्स।
पैटर्न एंड ट्रेंड्स, यानी कि हमने ये देखा कि लिखना कंटिन्यूअसली 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो रही है, लगातार गिरती चली जा रही है, राइट। तो बच्चों को मैं उसी तरह, हर पर्टिकुलर बच्चे को मैं उसी तरीके से ट्रीट करूंगा, ठीक है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, राइट, उस तरीके से मैं उससे बात करूंगा, उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करूंगा। ये तभी ये तभी हमें लिखना, ये हम तभी कर सकते हैं जब मेरे पास एक डेटा का रिकॉर्ड है। अगर हम उस डेटा को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, अगर हमारे पास कोई डेटा ही नहीं, तो हम कैसे एनालाइज कर पाएंगे कि पिछले टेस्ट में उसने कैसा परफॉर्म किया था, क्योंकि मेरे पास तो 50 स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब 50 स्टूडेंट्स में हर बच्चे का इंडिविजुअल डेटा मुझे तो नहीं याद है कि पिछली बार इसने कैसे परफॉर्म किया था, उससे पिछली बार कैसे परफॉर्म किया था। तो बट अगर हम डेटा को कलेक्ट करके एक जगह पे नोट डाउन कर लेते हैं तो उन चीजों से हमें हेल्प होती है, ठीक है ना। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर इजिली, है ना। अब कंपेयर का मतलब यहाँ पे ये समझो, जैसे कि ये दो बच्चे हैं, एक बच्चा है ए और दूसरा बच्चा है बी, है ना। आप ये देखोगे कि एक बच्चा ए के जो मार्क्स हैं, राइट, पहले उसके 100 आउट ऑफ 100 आ गए, दूसरी बार में उसके 70 आ गए, तीसरी बार में उसके 30 आए, यानी कि हर टेस्ट में उसके जो मार्क्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। बट आप देखोगे वहीं पे जो बी बच्चा है, पहले में उसने कुछ मार्क्स आए उसके 30, उसके बाद उसके मार्क्स आए 60, अब इस बार उसके मार्क्स आए 90, यानी कि इसके जो मार्क्स हैं ये कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो ए के कंपैरिजन में बी की जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे इंप्रूव हो रही है, बट ए की परफॉर्मेंस डे बाय डे क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है ना, यानी कि बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। तो ये चीज के मतलब बेसिकली जो हम डेटा हमारे पास होता है तो हम उससे कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप ये चीज समझ में आ रही है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि अंडरस्टैंड पैटर्न एंड ट्रेंड्स, राइट, उसकी हेल्प से हम पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दूसरा क्या है कि चीजों को कंपेयर अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट एक और है जिसके क्या है, टू मेक स्मार्ट डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वही चीज जो मैंने आपको बताई, मेक स्मार्ट डिसीजंस, मेक स्मार्ट डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी कि जब हमें ये पता चला कि ये बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे डिक्रीज होती चली जा रही है, तो उसके बिहाफ पे हमने एक डिसीजन लिया। हमने ये डिसाइड किया कि मैं उस पर्टिकुलर बच्चे से इंडिविजुअली बात करूंगा, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि उस बच्चे को आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, वो कहाँ पे लैक कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस हर टेस्ट में ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली जा रही है। और अगर वो बच्चा अच्छे से आइडेंटिफाई एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो मैं उसके पेरेंट्स से भी बात करूंगा, ठीक है ना। तो ये उसको बोलते हैं कि स्मार्ट डिसीजन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, बिकॉज फैक्ट्स बोल रहे हैं, राइट, कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो रही है और अगर इसी तरीके से रहा तो आगे भी डिक्रीज होगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो ये चीज है आपका डेटा और उसको हैंडल इस वजह से इस तरीके से करते हैं और ये डेटा हमें इस तरीके से हेल्प करता है चीजों को आइडेंटिफाई करने में, राइट। डेटा को लिखना हमें एक हेल्प करता है कि हम एक स्मार्ट डिसीजन को या फिर एक स्मार्ट मूव हम लोग ले पाए, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्स, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चीजों की बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो चुकी है, डेटा क्या होता है, डेटा को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जरा कुछ और पॉइंट्स हैं, राइट, जो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, वो कुछ पॉइंट्स को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। पहला तो हम लोगों ने जो समझा वो था डेटा। डेटा का मतलब क्या था, डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और फैक्ट्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन नंबर्स और फैक्ट्स, ठीक है। ये तो एक डेटा हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक और वर्ड यूज होता है जिसको अपन बोलते हैं रॉ डेटा, ठीक है। अब ये रॉ डेटा क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास मान लो कुछ नंबर्स लिखे, कुछ इस तरीके से नंबर लिखे हैं मान लो, जैसे कि अच्छा ये जो सारे नंबर्स हैं इनका कोई एक पैटर्न नहीं है, ये रैंडमली लिख दिए गए हैं। तो क्या अब इन नंबर से क्या आप कुछ आइडेंटिफाई कर पाओगे, हम कुछ भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये जस्ट लाइक ना, मान लो ये बस ऐसे ही रैंडम मैंने ना नंबर्स लिख दिए, ठीक है ना। बट इन नंबर्स की हेल्प से अगर हमें ना इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, इनको समझना है, इनकी हेल्प से अगर मुझे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें काम करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि इस डेटा को हमें अरेंज करना पड़ेगा,
राइट, अरेंज करना पड़ेगा। राइट, तो अगर हम इस डेटा को अरेंज कर पाएंगे तभी हम इसके आगे जा करके इसके आगे के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, यानी कि तभी हम जा करके इससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इस टाइप के डेटा को, जब कोई भी डेटा अरेंज ना हो, राइट, अनऑर्गेनाइज डेटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ डेटा बोलते हैं। राइट, रॉ डेटा यानी कि ऐसा डेटा जो आपने जस्ट अभी एज इट इज ऐसे लिया है और उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। राइट, इसको आपने अरेंज नहीं किया है, विदाउट अरे, राइट ना, अनअरेंज। राइट, अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइज है ही नहीं, अनऑर्गेनाइज डेटा है, ठीक है ना, इसको आपने अरेंज ही नहीं किया है, तो इस टाइप के डेटा को क्या बोलेंगे, रॉ डेटा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, डेटा इज नॉट ऑर्गेनाइज या फिर नॉट शॉर्टेड। राइट, तो नॉन ऑर्गेनाइज डेटा, नॉन ऑर्गेनाइज्ड डेटा, इसको क्या बोलेंगे, रॉ डेटा बोल देंगे। ठीक है, देन इसके बाद वर्ड आता है हमारे पास टेलीमार्क्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे टेलीमार्क्स क्या होता है। राइट, टेलीमार्क्स आप ये समझो, टेलीमार्क्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, राइट, तो बेसिकली ये टेलीमार्क्स की हेल्प से हम लोग किसी भी चीज को क्विकली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्विकली काउंट कर सकते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं, राइट, जो कि 5-5 की ग्रुप्स में होती हैं। राइट, यानी कि जैसे कि कुछ इस टाइप से होती है, 1 2 3 4, और जो पांचवी लाइन होती है वो एक दूसरे इस तरीके से कुछ इसको कट कर रही होती है। राइट, तो इसकी हेल्प से, टेलीमार्क्स की हेल्प से हम लोग किसी भी चीज को इजिली काउंट कर सकते हैं। टेलीमार्क्स बेसिकली कब यूज होता था, हम लोग जब नंबर इन्वेंट नहीं हुए थे उससे भी पहले। राइट, हम लोग इस टाइप्स के, हम लोग स्टिक्स का यूज करते थे किसी भी चीज को पर्टिकुलर काउंट करने के लिए। ठीक है ना, आई होप ये चीज समझ में आ रही है। राइट, तो अगर आप इसको लिखना तो हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, अ क्विक वे टू काउंट, है ना, अ क्विक वे टू काउंट। टेलीमार्क्स हमें हेल्प करता है किसी भी चीज को क्विकली काउंट करने में, क्विकली काउंट करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है जिसका एक वर्ड आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, जब भी आप किसी एक सेम चीज को बार बार रिपीट करते हो, बार बार रिपीट करते हो, तो उसी को मास में क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब आप किसी भी सेम चीज को पर्टिकुलर बार बार रिपीट करते हो, तो यहाँ पे अपन उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। राइट, तो यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर थिंग्स अकर। राइट, how many times, how many times a particular thing occurs, यानी कि कितनी बार कोई एक सेम चीज बार बार रिपीट हुई है, उसी को ही काउंट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप, इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आपसे जैसे कि आप ना डेली स्कूल जाते हो, ठीक है ना, तो आप डेली बार बार एक ही चीज को बार बार, आप स्कूल से लिखना, सॉरी, आप घर से अपने स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो ये क्या है, इसको बोलोगे एक ही चीज को आप सेम पैटर्न में बार बार रिपीट करो, तो यही क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, को ये पूछ ले कि आप महीने में कितनी बार स्कूल जाते हो, राइट, तो आपके स्कूल जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्कूल जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ। राइट, दिस इज व्हाट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक ही सेम चीज को आप बार बार रिपीट करो, उसी को आप फ्रीक्वेंसी बोलोगे। ठीक है, अब इसके बाद वर्ड आता है हमारे पास पिक्टोग्राफ, जो हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, इसको अपन बोलते हैं पिक्टोग्राफ। अच्छा, पिक्टोग्राफ बेसिकली क्या है, पिक्टोग्राफ बेसिकली एक टाइप का ग्राफ है जहां पे हम लोग किसी भी डेटा को इन टर्म्स ऑफ पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अ ग्राफ दैट यूजेस पिक्चर्स और सिंबल टू रिप्रेजेंट द डेटा। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, यूजेस पिक्चर, या फिर यूज पिक्चर टू रिप्रेजेंट डेटा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में एक और वर्ड है जिसको अपन बोलते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ, अभी देखो, अभी ये चीजें अगर नहीं समझ में आ रही ना, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, मैं बस ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी हम लोग वर्ड यूज करें उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम लोग क्या क्या कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चैप्टर तो पूरा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करना आ जाता है, बट कोई भी हमसे कोई स्पेसिफिक वर्ड की जब कोई मीनिंग पूछ लेता है हम लोग वहां पे लटक जाते हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक अलग बात हो गई, बट चीज़ों को, हर चीज़ों को पिन पॉइंट तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। स्पेशली जैसे कि ये डेटा है, राइट, स्टैटिस्टिक्स, अभी ये हमारा पार्ट स्टैटिस्टिक्स का यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग आज से ही सारी चीज़ों को लाइक ना अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, अगर हम अपनी फाउंडेशन को अच्छे से बिल्ड करेंगे, तो आगे आने वाले क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे बार ग्राफ है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यूज बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा, टू रिप्रेजेंट डेटा। यानी कि हम यहाँ पे बार्स का यूज करते हैं। बार्स यानी कि जैसे कि आपने चॉकलेट बार खाई है ना, तो इस टाइप का चॉकलेट बार्स, आप यही समझो, इस टाइप की बार्स का हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो इस टाइप के बार्स की हेल्प से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा दिया, अभी तक हम लोगों ने सीखा डेटा क्या होता है, राइट, डेटा हैंडलिंग क्या होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, जैसे कि डेटा, रॉ डेटा, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ। ठीक है, चलो, डेटा हम लोग को पता है, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो नंबर्स ऑफ फैक्ट्स के फॉर्म में हो। रॉ डेटा, अनऑर्गेनाइज डेटा को रॉ डेटा बोलते हैं। टेलीमार्क्स, किसी भी चीज़ को क्विकली काउंट करने के लिए, है ना। और ये होता कैसे, वर्टिकल लाइंस में होता है, पांचवी लाइन उसको चारों को कट करती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब भी कोई भी सेम चीज़ बार बार रिपीट होती है तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पिक्टोग्राफ में पिक्चर के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। बार ग्राफ में बार्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद टेलीमार्क्स से पहले हम लोग ये देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में। तो आपके सिलेबस में जनरली अभी अभी ग्रेड 6 के सिलेबस में 3 टाइप के ग्राफ है। एक है आपका टेलीमार्क्स, ठीक है, दूसरा है आपका पिक्टोग्राफ, और तीसरा है आपका बार ग्राफ। बट हम लोग आज एक और ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम होने वाला है डबल बार ग्राफ। ठीक है, अगर आपने बार ग्राफ अच्छे से समझ लिया तो आप डबल बार ग्राफ भी अच्छे से समझ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज हम लोग इन्हीं 4 ग्राफ्स के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं टेलीग्राफ, या फिर सॉरी, टेलीमार्क्स के बारे में। ठीक है ना, हम लोग सबसे पहला जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो टेलीमार्क्स से स्टार्ट करेंगे। अब टेलीमार्क्स आप सभी को पता हो गया होगा, है ना, एक बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा कि टेलीमार्क्स में हम लोग करते क्या वाले हैं, राइट। तो टेलीमार्क्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, राइट, बस आपको बस ये ध्यान में रखना है, क्या करते हैं हम लोग, यूज वर्टिकल लाइंस, यूज वर्टिकल लाइंस। दूसरा पॉइंट है एवरी फिफ्थ लाइन इज क्रॉस्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, है ना, एवरी फिफ्थ लाइन इज क्रॉस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं टेलीमार्क्स के फॉर्म, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तो किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 5 को। अगर हमें 6 को रिप्रेजेंट करना है इन अ फॉर्म ऑफ टेलीमार्क्स, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4 5 और उसके बाद एक लगा दोगे 6, ऐसे। ठीक है ना, अगर हमें मान लो 3 को रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल 3 लाइंस 1 2 3। ठीक है, अगर हमें मान लो 4 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4। 5 को ही हम हमेशा क्रॉस करेंगे। ठीक है, 5 को ही क्रॉस करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो अगर 7 को मुझे रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर उसी जगह मान लो मुझे 10 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, बात आ रही समझ में। उसी तरीके से मान लो अगर मुझे 9 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, तो जनरली बेसिकली ना बहुत पहले इस टाइप का मेथड यूज किया जाता था किसी भी चीज को काउंट करने के लिए। ठीक है ना, तो ये तो हो गया टेलीमार्क्स। ठीक है, टेलीमार्क्स के बेस पे ही कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना, और बारी बारी से ही हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बता दूँ तो हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरियत महसूस हो। तो पहले हम लोगों ने टेलीमार्क्स डिस्कस किया, अब टेलीमार्क्स के बेस पे ही कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, तो आपको अच्छे से और अच्छे चीज़ों को आप समझ। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, क्या लिखा है। अब देखो यहाँ पे ना हमें टेलीमार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये किसका क्वेश्चन है, टेलीमार्क्स का, प्योरली टेलीमार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रूट्स गिवन है ना, ये क्या गिवन है, फ्रूट्स। अभी फ्रूट्स के नाम है कौन कौन से, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है और मैंगो है। ठीक है, ये कितने एप्पल्स हैं बेसिकली, ये आपको टेलीमार्क्स के फॉर्म में गिवन है। यानी कि देखो
1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ पे वही सारे नंबर्स आपको लिखे मिल गए, राइट। यानी कि एप्पल्स कितने टेली मार्क्स के फॉर्म में आपने ऐसे लिखा, नंबर्स के फॉर्म में आपने इसको ऐसे लिखा, राइट। फिर बनाना कितने, देखो 5 है, ऑरेंज कितने हैं 8 है, ग्रेप्स कितने हैं 10 है, और मैंगो कितने हैं 5 है। अब इसी ग्राफ यानी कि इसी डेटा के बिहाफ पे आपको ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच फ्रूट इज लाइक्ड द मोस्ट, मतलब कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो वो कौन सा फ्रूट है आपका, देखो किसका नंबर सबसे ज्यादा है, वो है 10, यानी कि ग्रेप्स। तो पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका, ग्रेप्स होगा। यानी कि फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेप्स हो जाएगा, ठीक है, ग्रेप्स। नाउ अब सेकंड का क्या आंसर है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सर्वेड इन द टोटल। यानी कि देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे एप्पल कितने बच्चों को पसंद है, तो पता चला एप्पल जो है वो 6 बच्चों को पसंद है, राइट। बनाना कितने बच्चों को पसंद है, 5 बच्चों को बनाना पसंद है। फिर उसके बाद ऑरेंज कितने बच्चों को पसंद है, 8 बच्चों को ऑरेंज पसंद है। उसके बाद ग्रेप्स कितने बच्चों को पसंद है, 10 बच्चों को ग्रेप्स पसंद है। फिर उसी के साथ साथ मैंगो कितने बच्चों को पसंद है, 5 बच्चों को मैंगो पसंद है। तो बोला गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट वर सर्वेड इन टोटल, यानी कि टोटल कितने बच्चे हैं। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, देखो 5 10 15 और 8 20, राइट। 20 और प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका 34, यानी कि टोटल 34 स्टूडेंट्स थे, है ना। यहाँ पे आप बोलोगे टोटल टोटल 34 स्टूडेंट्स आर सर्वेड। बात आ रही समझ में, टोटल 24 लोगों का, सॉरी 34 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ है। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। थर्ड है, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक ऑरेंज देन बनाना, राइट। देखो मतलब पूछा गया है कितने ऐसे ऐसे कितने ज्यादा बच्चे थे जो बनाना से ज्यादा मतलब ना ऑरेंज को उन्होंने लाइक किया। क्या बोला, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स, राइट। आप मुझे बताओ बनाना से ऐसे कितने और ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, राइट। देखो बनाना कितने बच्चों ने पसंद किया है, 5। ऑरेंज कितने बच्चों ने पसंद किया है, 8, है ना। तो ऐसे कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑरेंज पसंद किया है रादर देन बनाना। तो आप इनका डिफरेंस निकाल लो, है ना। ऑरेंज में से आप बनाना को सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 - 5 कर दो, तो आप यहाँ भी लिखोगे 3 मोर स्टूडेंट्स। भाई 5 बच्चे बनाना है, 5 बच्चे ऑरेंज है, राइट। बट देखो 8 को अगर ब्रेक करोगे तो 5 + 3 रख सकते हो, है ना। तो ये तो पता चल गया कि भाई 5 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने बनाना, राइट। 5 बच्चों ने बनाना लाइक कर दिया, 5 बच्चों ने ऑरेंज। अब बचे 3 और बच्चे, तो ये जो 3 बच्चे हैं इन्होंने ऑरेंज और लाइक किया, यानी कि 3 मोर स्टूडेंट्स लाइक ऑरेंजेस देन बनाना, ठीक है। अब उसके बाद विच 2 फ्रूट्स आर इक्वली लाइक्ड, कौन से ऐसे 2 फ्रूट्स हैं जिनको बराबर बच्चों ने पसंद किया है। तो देखो बनाना भी 5 है और यहाँ पे मैंगो भी 5 है, यानी कि बनाना एंड मैंगो, ये तो ऐसे फल हैं जिनको बच्चों ने बराबर लिखना, 5 बच्चों ने बनाना को लाइक किया और 5 बच्चों ने मैंगो को लाइक किया है, इक्वली लाइक्ड। तो उसके बाद क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रेफरेंस बिटवीन ग्रेप्स एंड मैंगो। अच्छा डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस हमेशा हम लोग बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट से सब्ट्रैक्ट करके ही निकालते हैं। अब किसके बीच में पूछा है, ग्रेप्स और मैंगो के बीच में। ग्रेप्स कितने बच्चों ने पसंद किया है, 10। मैंगो कितने बच्चों ने पसंद किया है, 5। तो यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 5 आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, इजी है क्वेश्चंस। बस हमें डेटा को रीड करना है, उसके यहाँ पे जो भी चीजें हैं उनको हमें एनालाइज करना है, चीजों को डेटा को बस एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हमने टैली मार्क्स की हेल्प से मैंने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, बस सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज। अब देखो यहाँ पे एक डेटा गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, एक ट्रांसपोर्ट का मोड गिवन है। अब वो ट्रांसपोर्ट का मोड क्या है, ट्रांसपोर्ट का मोड आपका बस हो सकता है, साइकिल हो सकता है, कुछ बच्चे पैदल आना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे कार से और कुछ बच्चे ऑटो से, ठीक है। तो अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो बस से आते हैं, वो हैं 5। ऐसे कितने बच्चे हैं जो साइकिल से आते हैं, वो है 6। ऐसे कितने बच्चे हैं जो पैदल चल के आते हैं, वो है 8। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कार से आते हैं, वो है 7। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो ऑटो से आते हैं, वो है 5, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूजेस द बस, कितने बच्चों ने बस का यूज किया है, वो है 5। यानी कि फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो बस, ठीक है। अरे बस कितने बच्चों ने यूज किया है, तो नंबर यहाँ पे आएगा जो कि होगा 5। यहाँ पे लिख दो 5 स्टूडेंट्स यूजेस बस, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स यूजेस बस,
ठीक है, सेकंड देखो क्या लिखा है, विच इज द लीस्ट यूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसा कौन सा सबसे लीस्ट यानी कि सबसे कम यूज करा किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट है, तो वो आप बताओगे कौन कौन सा है। एक तो भाई सबसे कम कौन सा है, भाई ऑटो हो गया और बस हो गया, यही सबसे कम है। तो बस एंड ऑटो आर द लीस्ट यूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आर द लीस्ट यूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट यूज बस और कार। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो बस यूज करते हैं ना ही कार। तो भाई बस कितने बच्चे यूज करते हैं, 5, और कार कितने बच्चे यूज करते हैं, 7। तो इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सबको ऐड कर दो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 5, 19, यानी कि 19 स्टूडेंट्स डू नॉट यूज कार और बस। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, विच मोड इज यूज्ड बाय मोर देन 7 स्टूडेंट्स। ऐसा कौन सा मोड है जो कि 7 स्टूडेंट्स से ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। तो एक हो गया आपका क्या, वॉक, यानी कि सबसे ज्यादा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, राइट, जो बच्चे प्रेफर कर रहे हैं वो क्या है, वॉक। तो यहाँ पे वॉक लिख दो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो यानी कि टोटल आपको करना है यहाँ पे आपको टोटल लिखना है। टोटल क्या कैसे करोगे, बस ऐड कर दो ना, 5 + 5 10, 16 और 8 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 16 और 6 हो जाएगा, सॉरी 16 और 4 हो जाएगा 20 और 4, ये 24 हो गया। देन इसके बाद 7 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 31, यानी कि टोटल 31 स्टूडेंट्स हैज पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। टोटल 31 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन सर्वे। ठीक है, क्लियर है, इजी है, क्वेश्चन इजी है ना, टेली मार्क्स समझ में आ रहा है ना। बस हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, डेटा को ध्यान से देखो, आंसर कर दो, बस कितना इजी है। एक काइंड ऑफ पजल ही तो है, क्वेश्चन पूछा है, बस यहाँ पे ढूंढो क्या है, बस पजल में सॉल्व देखो, बस उससे आंसर कर दो, इतना ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स है, ठीक है, देखो नंबर ऑफ बुक्स यूज्ड, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स रीड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे बच्चे जो कि सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 बुक्स पढ़ते हैं, उनका नंबर क्या है, 3, राइट। ऐसे बच्चे जो 3 से 5 बुक्स पढ़ते हैं वो है 5। ऐसे बच्चे जो 6 से 8 बुक्स पढ़ते हैं वो है 4। ऐसे बच्चे जो 9 से 11 बुक्स के बीच में पढ़ते हैं, राइट, वो है 6। और ऐसे बच्चे जो 12 से ज्यादा बुक्स पढ़ लेते हैं वो है आपके 2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड 3 to 5 बुक्स। तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, कितने बच्चे हैं जो 3 से 5 बुक्स पढ़ते हैं, वो है 5, राइट। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, सेकंड देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्वेड। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, सिंपल सा, 6 4 10 5 15 और 3 18 और 2 20, यानी कि टोटल 20 स्टूडेंट्स आर सर्वेड। यहाँ पे टोटल 20 स्टूडेंट्स आर सर्वेड। ठीक है, अब थर्ड देखो, विच रेंज हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन सी ऐसी रेंज है, राइट, जिसको सबसे कम बच्चे लिखना, कौन सी ऐसी रेंज में सबसे कम बच्चे हैं। तो आप देख पा रहे होगे ये 12 प्लस बुक्स वाला जो रेंज है, इसमें सबसे कम बच्चे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो 12 प्लस बुक्स वाला रेंज जो है, इस रेंज में सबसे कम बच्चे। उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड मोर देन 8 बुक्स। अब 8 से ज्यादा बुक्स कितने बच्चे पढ़ते हैं भाई, यहाँ तो एक हो गया, 9 से 11 वाले में 6, फिर 12 से जो ऊपर है वो 2, यानी कि टोटल 8 बुक्स, यानी कि टोटल जो है 8 स्टूडेंट्स हैं। 8 स्टूडेंट्स रीड मोर देन मोर देन 8 बुक्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है, हाउ मेनी रीड फ्यूअर देन 6 बुक्स। ठीक है, ऐसे कौन कितने बच्चे हैं जो 6 से कम बुक्स पढ़ते हैं। तो वो क्या होगा आपका, 6 से कम वाले में क्या हो जाएगा, देखो 5 से 3 8, यानी कि 8 ऐसे बच्चे हैं जो कि 6 से कम बुक्स पढ़ते हैं। 8 स्टूडेंट्स
रीड फ्यूअर देन 6 बुक्स, फ्यूअर देन 6 बुक्स। अब अच्छा, यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं गिवन है, आप ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, ये गिवन नहीं है, तो हमें उससे मतलब भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमसे जो पूछा है हम बस उसका आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलो, अब इसके बाद देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, डेटा डिस्कस कर लिया, डेटा हैंडलिंग क्या होता है, और इस पूरे वीडियो में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लिखना टर्म्स है जो हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने टेलीमार्क समझा, टेलीमार्क से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं डियर, अब पिक्टोग्राफ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि पिक्टोग्राफ आखिरकार क्या होता है। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, पिक्टोग्राफ को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरा हेडिंग डालते हैं पहले तो, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, अब देखो बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो बहुत ध्यान से और फोकस के साथ यहाँ पे देखना। पिक्टोग्राफ में बेसिकली ना हम लोग दो चीजों, पहले दो पॉइंट्स में यहाँ पे लिखाऊंगा। पहला क्या है कि यहाँ पे हम लोग पिक्चर्स का यूज करते हैं, राइट, और एंड सिंबल्स का यूज करते हैं। पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं और जो सिंबल्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्टेन नंबर को, एक सर्टेन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर अगर मैं एक एप्पल को ड्रॉ कर रहा हूं, एप्पल ऐसे ही होगा ना, ठीक है, मान लो ये एप्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एप्पल जो ड्रॉ है किया है मैंने, राइट, मैं मान लो इस एक एप्पल से 5 एप्पल्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो एक एप्पल की जो पिक्चर है, ये 5 एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2 एप्पल्स बना दूं, राइट, अगर मैं यहाँ पे 2 एप्पल्स बना दूं, ठीक है, तो अब ये कितने एप्पल्स को रिप्रेजेंट करेगा ये बताना जरा। अगर एक एप्पल्स, एक पिक्चर जो है एप्पल की वो 5 एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसी तरीके से अगर 2 पिक्चर है एप्पल्स की, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, वो 10 एप्पल्स को रिप्रेजेंट करेंगी। इतना इजी सा है, इतना इजी सा है समझना पिक्टोग्राफ को। ठीक है, अब अगर इतनी बात समझ चुके हो, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है और अच्छे से आपको समझ में आएंगे, ये मेरी गारंटी। देखो क्या लिखा है, लुक एट दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर है, ठीक है, हो सकता है अच्छे से समझ में ना आ रही हो, उसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ, राइट, बट कोशिश करना यार समझने की। ठीक है, समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि वही बात है, हर चीज मुझे मैनेज करनी पड़ती, तो ये सब चीजें मैनेज नहीं हो पाती, मैं चीजों को क्रॉप करके पेस्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एसवीजी में कन्वर्ट किया, तो थोड़ा सा फॉन्ट इधर से उधर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता दूं, फेवरेट विंटर स्पोर्ट्स। ठीक है, मतलब सर्दियों में खेला जाने वाला गेम। सबसे पहला क्या लिखा है यहाँ पे, सॉसर। ठीक है, यानी कि फुटबॉल, फिर लॉन टेनिस, फिर वॉलीबॉल, फिर बेसबॉल, फिर बास्केटबॉल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉसर कितने जूते बने, 1 2 3 4। लॉन टेनिस में कितने जूते बने, 1 2 3 4। फिर उसी तरीके से वॉलीबॉल में कितने जूते बने, 1 2 3 4 5। फिर बेसबॉल में कितने जूते, 1 2। बास्केटबॉल में कितने जूते बने, 1 2 3। अब यहाँ पे जो एक जूता है वो यहाँ पे मेंशन है कि ईच शू, राइट, रिप्रेजेंट्स वन चाइल्ड, यानी कि हर एक जूता एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉसर कितने बच्चे खेलते हैं, तो आप बोलोगे कि 4 चाइल्ड्स, 4 चाइल्ड, क्योंकि हर एक जूता एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 यहाँ पे शूज बने, यानी कि 4 चाइल्ड। उसी तरीके से लॉन टेनिस कितने बच्चे खेल रहे हैं, ये भी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से वॉलीबॉल कितने बच्चे खेल रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 चाइल्ड, यहाँ पे भी आप रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, अब बेसबॉल कितने बच्चे खेल रहे हैं, 2, यानी कि यहाँ पे आप कर दो 2 बॉल्स, सॉरी 2 चाइल्ड। ठीक है, 2 चाइल्ड। ठीक है, उसी तरीके से बास्केटबॉल कितने बच्चे खेल रहे हैं, 3 चाइल्ड। ठीक है, ये डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया। अब उसके बाद जरा आंसर करो क्वेश्चंस का, क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेवर बास्केटबॉल मोर देन बेसबॉल। ठीक है, तो हमें क्या बेसिकली फाइंड करना है,
डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे कितने ज्यादा मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जो बास्केटबॉल को ज्यादा फेवर करते हैं रादर देन बेसबॉल, ठीक है। अब बास्केटबॉल को भाई 3 बच्चे पसंद कर रहे हैं और बेसबॉल को 2 बच्चे, यानी कि 1 स्टूडेंट्स, राइट। यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं फेवर बास्केटबॉल मोर देन बेसबॉल, यानी कि ऐसा एक ही बच्चा है, क्योंकि भाई 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसबॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक बच्चा और ज्यादा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे आंसर में कि 1 मोर स्टूडेंट्स फेवर, यहाँ पे लिखोगे 1 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट्स फेवर मोर देन बेसबॉल, मोर देन बेसबॉल, ठीक है। अब सेकंड देखो क्वेश्चन क्या है, विच स्पोर्ट इज लीस्ट पॉपुलर एमंग द चिल्ड्रन। ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जो सबसे ज्यादा कम लगता है, जिसको बच्चे सबसे कम प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो है आपका बेसबॉल। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बेसबॉल है, ठीक है, बेसबॉल, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग वॉलीबॉल एंड सॉसर। तो वॉलीबॉल कितने बच्चे खेल रहे, 5 बच्चे, सॉसर कितने बच्चे खेल रहे, 4। तो डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 5 - 4 निकल करके कितना आएगा, 1, ठीक है। डिफरेंस जो आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, 1, ठीक है ना। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है, डिफरेंस हमेशा बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट को सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाता है, ठीक है ना। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगर ये चीज क्लियर है, अब इसी के बिहाफ पे जरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी पिक्टोग्राफ पे बेस्ड है, ठीक है। अब इसको भी देख लो जरा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। एप्पल ईटन इन अ वीक, यहाँ पे मेंशन है कि एक हफ्ते में कितना एप्पल कंज्यूम करता है। यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम मेंशन है, राइट। नाम क्या क्या मेंशन है, जैक, हेनरी, ओलिविया, ड्रेक, सोफिया, एंड्रयू, ठीक है। ये बच्चों के नाम मेंशन है। जो जैक है, राइट, यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट क्या किया है, जो एक एप्पल है, एक पिक्चर है जो एप्पल की, वो किसको एग्जैक्ट किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जो एक एप्पल है ना, जो एक पिक्चर है एप्पल की, ये कितने एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 एप्पल्स को। और यहाँ पे जो हाफ एप्पल बना हुआ है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जैक्ट नंबर्स में ये 1 एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो, अब जरा गिन करके ये बताओ कि जैक कितने एप्पल्स एक वीक में कंज्यूम करता है। तो एक पिक्चर 2 एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 और +2 12, यानी कि जैक जो है जैक जो है वो 12 एप्पल्स इन अ वीक, पर वीक कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद अगर मैं हेनरी की बात करूं, तो देखो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14 + 2 16, और यहाँ पे देखो आधी है तो एक 17, यानी कि जो हेनरी है वो 17 एप्पल्स पर वीक कंज्यूम करता है, ठीक है। उसके बाद ओलिविया, अब यहाँ पे अगर हम ओलिविया की बात करें, ठीक है, तो ओलिविया कितने एप्पल्स कंज्यूम कर रही है एक वीक में, वो है 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 और आधा है, यानी कि 13, यानी कि 13 एप्पल्स पर वीक ओलिविया कंज्यूम कर रही है, ठीक है। चलो उसके बाद अब बात करते हैं जरा ड्रेक की। तो ड्रेक कितने एप्पल्स कंज्यूम कर रहा है, 2 + 2 4 है ना, +2 6 + 2 8 और आधा है कितना, 9, यानी कि 9 एप्पल्स पर वीक वो कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद सोफिया की अगर बात करें, तो देखो 2 2 4 6 8 10 12 और उसके बाद 14 और फिर एक 15, यानी कि सोफिया जो है वो 15 एप्पल्स पर वीक कंज्यूम कर रही है, यही है ना। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 14 और ये 15। अब उसके बाद बचता है एंड्रयू। तो एंड्रयू की अगर हम बात करें, यहाँ पे कहाँ लिख दें एंड्रयू को, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड्रयू कितने एप्पल्स कंज्यूम कर रहा है, 2 2 4 2 6 और एक 7, यानी कि 7 एप्पल्स पर वीक कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। चलो अब आंसर करो क्वेश्चंस का। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल्स ईटन इन अ वीक बाय होम, ठीक है। सबसे ज्यादा कितने एप्पल्स खाए गए, पहले तो आप ये बताओ। तो सबसे ज्यादा आप देख पा रहे होगे हेनरी ने एप्पल्स खाए, है ना। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल्स ईटन, तो पहला तो हो जाएगा 17 एप्पल्स ईटन इन अ वीक, ये तो हो गया मैक्सिमम। और किसने खाए, वो है हेनरी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो,
व्हाट इज द नंबर ऑफ एप्पल्स ईटन बाय एंड्रयू, तो एंड्रयू ने कितने खाए हैं, 7 एप्पल्स खाए हैं, तो 7 एप्पल्स, ठीक है भाई, एंड्रयू ने खाए। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एप्पल्स ईटन बाय सोफिया एंड हेनरी टुगेदर इन अ वीक। सो हमें सोफिया और हेनरी ने मिला करके एक हफ्ते में कितने एप्पल्स खाए हैं वो हमें फाइंड करना है। तो सोफिया ने खाए हैं 15, हेनरी ने खाए, सॉरी हाँ, हेनरी ने खाए 17, राइट। तो 15 और 17 को हमें सिंपल सा ऐड करना है, हमारे पास निकल करके आएगा 32। यानी कि सोफिया, एस से सोफिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एच से हेनरी को, टुगेदर दे हैव ईटन 32 एप्पल्स इन अ वीक। अब मैं यहाँ पे जगह कम है, वैसे ऐसे ऑब्लिक करके लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा सेंटेंस के फॉर्म में लिखोगे, राइट, कि सोफिया एंड हेनरी टुगेदर ईटन 32 एप्पल्स इन अ वीक। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, है ना। अगर ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई हैं तो मुझे लगता है पिक्टोग्राफ में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये उसका आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग किस पे मूव ऑन करेंगे, अब इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे आपका बार ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से समझ लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, द पिक्टोग्राफ बिलो डिस्प्लेज हाउ मेनी आवर्स स्टूडेंट स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो एक घड़ी है वो 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है, एक कंप्लीट पिक्चर जो है ना घड़ी की, वो 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि जो आधी यहाँ पे पिक्चर दिख रही है ना, हाफ, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 30 मिनट्स को रिप्रेजेंट करेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ईटिंग में कितना बच्चे स्पेंड कर रहे हैं, ईटिंग में स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, ईटिंग में स्पेंड कर रहे हैं 1.5 आवर, है ना, 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद प्लेइंग में कितना टाइम बच्चे खेलने में स्पेंड करें, 1 2 एंड हाफ, यानी कि 2 आवर 30 मिनट्स, है ना भाई। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आधे घंटे में कितने होंगे, 30 मिनट्स होंगे, ठीक है। स्टडी में कितना टाइम कंज्यूम करें, 3 आवर्स। फिर उसके बाद स्लीपिंग में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आवर। उसके बाद वॉचिंग टीवी में 1 आवर 30 मिनट्स। उसके बाद अदर्स एक्टिविटीज में यानी कि 3 आवर, ठीक है, इजी है। चलो अब उसके बाद जरा क्वेश्चंस को अब सॉल्व करो। क्या बोला गया है, विच एक्टिविटी टुक द मोस्ट टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा स्लीपिंग। सबसे ज्यादा बच्चे जो स्पेंड कर रहे हैं वो स्लीपिंग में ही स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद देखो, हाउ मेनी आवर्स डिड द स्टूडेंट्स स्पेंड स्टडिंग एंड वॉचिंग टीवी टुगेदर, ओके। यानी कि सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, अब पहले तो आप ये देखो कितना टाइम बच्चे टीवी को वॉच करने में बिता रहे, 1.5 घंटा। उसके बाद क्या है, स्टडी में कितना घंटा बिता रहे, 3 आवर्स, यानी कि 3 + 1 4 आवर 30 मिनट्स किस में स्पेंड कर रहे हैं, आपका स्टडिंग और वॉचिंग टीवी में। स्टडिंग प्लस वॉचिंग टीवी में मिला करके कितना घंटा स्पेंड करें, 4 आवर, यानी कि 4 घंटा 30 मिनट, यानी कि 4.5 घंटा ये लोग खेलने और टीवी देखने में बिता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मोर टाइम डिड द स्टूडेंट स्पेंड स्टडिंग देन प्लेइंग। अच्छा, कितना घंटा ज्यादा बच्चे, राइट ना, स्टूडेंट्स स्पेंड स्टडिंग देन प्लेइंग, खेलने से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, प्ले करने में, खेलने में बच्चे 2 घंटा 30 मिनट बिता रहे हैं, और पढ़ने में 3 घंटा, यानी कि 3 आवर माइनस 2.5 आवर, कितना बचा, हाफ आवर। तो यानी कि हाफ आवर 30 मिनट्स मोर दे आर स्पेंडिंग इन स्टडी, सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, इज द टाइम स्पेंट, लिखा है यहाँ पे, इज द टाइम स्पेंट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी डियर, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा जूम, अब आई होप आपको फॉन्ट क्लियर होगा, है ना। माफी चाहता हूँ यार, अगर आपको फॉन्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे आप कोशिश करना अपने पिक्सल्स को बढ़ा लेना, ठीक है। बट अभी हो सकता है कि आपको चीजें क्लियर होंगी, है ना। तो क्या लिखा है लास्ट क्वेश्चन, इज द टाइम स्पेंट ऑन द अदर्स मोर और लेस देन द टाइम स्पेंट ऑन द प्लेइंग बाय हाउ मच, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि अदर एक्टिविटीज में जो बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो खेलने से कितना ज्यादा कर रहे हैं, राइट। मोर, पहले तो ये बताना है अदर्स मोर और लेस देन द टाइम स्पेंड। तो क्या है भाई, अदर्स में सबसे पहली बात जो है, अदर्स में कितना बच्चे स्पेंड करें, अदर्स में स्पेंड कर रहे हैं आपका 3 आवर्स और खेलने में 2.5 आवर्स, तो जाहिर सी बात है मोर। बट बाय हाउ मच, तो यहाँ पे लिख दोगे 30 मिनट्स। आई होप ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप अपने एंड से इसको आंसर को फ्रेम कर लेना, 30 मिनट्स
more than students are investing or students are spending basically 30 minutes more than in other activities rather than the playing. I hope this thing is clear. ठीक है, अब अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं बार ग्राफ के सेक्शंस के ऊपर. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपके ग्रेड 7 में, देखो ग्रेड 6 तक अभी आप ये टेली मार्क्स और ये जो पिक्टोग्राफ है बस ग्रेड 6 तक है. अब जो ग्रेड 7 में जो आपके काम आने वाला है और आगे की सभी क्लासेस में काम आने वाला है वो है आपका बार ग्राफ और डबल ग्राफ. बार ग्राफ यहीं से चीजें आपकी स्टार्ट होती हैं. ठीक है ना, तो इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझना, मिस मत करना, पूरे फोकस के साथ चीजों को देखना. ठीक है ना, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बार ग्राफ. चलो, तो अगेन अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे लिखने वाले हैं. ठीक है, वो ध्यान से समझो. बार ग्राफ में होता क्या है. बार ग्राफ एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर लेता हूँ. ठीक है, तो बार ग्राफ में बेसिकली ना हम लोग दो टाइप्स के बार्स का यूज करते हैं. ठीक है, दो टाइप्स के बार्स का यूज करते हैं. एक तो आपका वर्टिकल बार्स हो गया. ठीक है, कहीं कहीं पे हम लोग वर्टिकल्स, मोस्टली हम लोग वर्टिकल बार्स ही देखेंगे, बट आपको वर्टिकल्स बार्स भी आपको दिखेंगे. अभी आप बस इसको ऐसे समझो, राइट, कि बार ग्राफ में हम लोग कुछ इस टाइप के डंडे भी यूज कर सकते हैं और कुछ इस टाइप के डंडे भी यूज कर सकते हैं. इसको बोलते हैं वर्टिकल और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप्स के बार्स का यूज कर सकते हैं, राइट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ. ठीक है, अब देखो इन बार्स की खास बात क्या होती है, इन बार्स की खासियत क्या होती है. जो इनकी हाइट होती है या फिर बोल दो जो इनकी लेंथ होती है, यहाँ पे जो इनकी हाइट और या फिर इसकी लेंथ जो होती है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है. यहाँ पे जैसे जो हाइट है बार की, राइट, या फिर आप यहाँ पे बोलो ये जो लेंथ है बार की, ये किस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है. तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है वैल्यू को, रिप्रेजेंट करती है डेटा, वैल्यू ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है. राइट, उस डेटा की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग बार्स बनाएंगे, देखो एक ना मैं आपको एक बार ग्राफ एक नॉर्मल सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ. जैसे कि मान लो एक ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ्स जो बार्स ड्रॉ करेंगे ना वो कुछ इस तरीके से करते हैं हम लोग, ऐसे इस तरीके से. यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो बार्स है ना, इनकी जो विथ है, जो इनकी चौड़ाई है वो बराबर होनी चाहिए. ठीक है, जो इनकी विथ है इक्वल विथ होनी चाहिए. और जो इन दोनों जो बार्स के बीच का जो स्पेस है, ये जो दो बार्स के बीच का जो स्पेस है ये बराबर होना चाहिए. ठीक है ना, इक्वल विथ एंड इक्वल स्पेस इन बिटवीन द बार्स. ठीक है, ये चीजों का हमें, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम किसी भी बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो, अभी तो बस आपको एक आपको आइडिया लगा होगा कि बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे किया जाता है, उनमें क्या क्या बातें हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है. ठीक है, अब अगर इतनी सी बात आपको क्लियर हो चुकी है तो अब हम लोग डायरेक्टली जंप ऑन करेंगे किस पे, क्वेश्चंस के ऊपर. ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग बार ग्राफ को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे है, अब इस केस में बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना. ठीक है, क्या लिखा है, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द गेम्स प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द स्कूल. ठीक है, यहाँ पे ये जो बार्स है ये क्या रिप्रेजेंट करें, राइट, कि किस पर्टिकुलर स्कूल में कौन कौन से बच्चे जो हैं, एक स्कूल में कौन कौन से बच्चे कौन कौन से गेम को आपको वो प्रीफर कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या बोला है, उसके आगे क्या बोला है, इंटरप्रेट द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो. ठीक है, हमें बेसिकली ग्राफ को इंटरप्रेट करना है और उससे हमें इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, अब ग्राफ, जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे दो डायमेंशंस का यूज करते हैं. यहाँ से मेन चीज आपकी स्टार्ट हो रही है, तो बहुत ध्यान से समझना. जैसे कि अभी हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया ना, तो यहाँ पे दो लाइंस बनाई, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट, और इसको बोलते हैं अपन वर्टिकल एक्सिस. ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को मिला करके ही हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ग्राफ हमेशा 2D स्पेस में बनता है, 2D स्पेस यानी कि दो डायमेंशन से मिल करके ही बनता है. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है इसमें कुछ अलग डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है और वाई एक्सिस में कुछ अलग डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है.
जैसे यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, कि कौन कौन से गेम्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्कूल में खेले जाते हैं। तो वो गेम्स कौन कौन से, चेस हो गया, स्नूकर हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया और रग्बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हमेशा याद रखना, जब भी आप ग्राफ को ड्रॉ करते हो तो ग्राफ को ड्रॉ करते समय जो आपका टाइटल है, राइट, वो हमेशा डालना। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वाई एक्सिस में जो लेबलिंग है, जैसे यहाँ पे आप लेबल कर रहे हो चेस, स्नूकर, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रग्बी, है ना, यहाँ पे वाई एक्सिस में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो हर चीज को प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये चीज को जरूर से जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप ग्राफ को ड्रॉ करते हो, वैसे ग्राफ ड्रॉ करने का ग्रेड 6 में जल्दी क्वेश्चन आते नहीं, उसको इंटरप्रेट करना ही कई ही क्वेश्चन आते हैं, तो इन चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। अब देखो जरा क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच गेम इज द मोस्ट प्रिफर्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब कैसे हमें पता चलेगा इस ग्राफ को देख करके कि एक पर्टिकुलर स्कूल में ऐसा कौन सा गेम है जो सबसे ज्यादा बच्चे लाइक कर रहे हैं। तो वो रिप्रेजेंट करेगा इस बार की यहाँ पे हाइट, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल बार से, तो वो हाइट रिप्रेजेंट करेगी कौन सा बच्चा, राइट, कौन से स्पोर्ट्स को या फिर कौन से गेम को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे टेबल टेनिस का बार सबसे ज्यादा बड़ा है, राइट, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पे इसकी हाइट यहाँ तक है। अब इस हाइट की हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉप करो जरा, देखो यहाँ पे आ रही है ना। तो अब देखो जरा इसको काउंट करो, 20, 21, 22, 23। तो एग्जैक्टली 23 स्टूडेंट्स जो है वो आपका एक पर्टिकुलर स्कूल में टेबल टेनिस को लाइक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, विच गेम इज द मोस्ट प्रिफर्ड। हमें यहाँ पे गेम का नाम बताना है, ना कि उस गेम को खेलने वाले स्टूडेंट्स की वैल्यू बतानी है। तो हमें नाम बताना है, तो यानी कि यहाँ पे जो पहला आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है, विच गेम हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रेफरेंस। यानी कि टेबल टेनिस के बाद सबसे ज्यादा खेला जाने वाला गेम कौन सा है, तो वो है हमारा बैडमिंटन। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे नेम बताना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन। अब थर्ड में देखो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्नूकर एंड रुग्बी। ठीक है, अब यहाँ पे स्नूकर और रूबी के बीच में जो डिफरेंस है, जो ऐसे बच्चे जो स्नूकर खेलते हैं, ऐसे बच्चे जो रूबी खेलते हैं, उन दोनों गेम्स के बीच का डिफरेंस क्या है। तो पहले ये देखो रूबी कितने बच्चे खेलते हैं। अब देखो यहाँ तक ये इसकी हाइट है। ठीक है, अब इस हाइट के परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है, देखो क्या रिप्रेजेंट करी, 11। तो 11 ऐसे बच्चे हैं जो रूबी खेलते हैं। ठीक है, और स्नूकर कितने बच्चे खेलते हैं, वो देखो 5, 6, 7, 8 बच्चे ऐसे हैं जो स्नूकर खेलते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, वो 3 है। तो यानी कि 3 है यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है, थर्ड वाले आंसर का क्या आ जाएगा, 3 आंसर होगा। कि 3 बच्चे ऐसे हैं, राइट, 3 बच्चे हैं, राइट, जो आप बोलोगे रूबी और स्नूकर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि 3 स्टूडेंट्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, इजी है, समझ में आ रही चीजें। अब अगर ये चीज समझ में आ गई, आप फटाक से जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगेन हमें एक ग्राफ गिवन है, इसको बार ग्राफ बोलते हैं। क्या गिवन है यहाँ पे, क्या लिखा क्या है, अ टेबल बिलो शोज, राइट, अ टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ सैंडविचेस, राइट। यहाँ पे जो टेबल है, ठीक है, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि नंबर ऑफ सैंडविचेस सोल्ड एट अ शॉप ऑन ईच वीक डे। ठीक है, हर दिन कितने सैंडविचेस बिक रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो मंडे को कितने बिक रहे हैं, 15, ट्यूसडे को बिक रहे हैं 25, और वेडनेसडे को बिक रहे हैं 35, थर्सडे को बिक रहे हैं 10, और फ्राइडे को बिक रहे हैं 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस इसी डेटा को इंटरप्रेट करना है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया, लेबल कर दिया कि वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ सैंडविचेस को मेंशन कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग वीक डेज को मेंशन कर रहे हैं। ठीक है ना, इन दोनों की हेल्प से जो भी डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे वो हम यहाँ पे आंसर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जरा पढ़ो, हाउ मेनी मोर सैंडविचेस वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे देन ऑन मंडे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमको डिफरेंस बताना है कि आपका कितने सैंडविचेस वेडनेसडे यानी कि मंडे के कंपैरिजन में वेडनेसडे में ज्यादा बिके हैं। तो वेडनेसडे में भाई साहब बिके हैं हमारे पास 35, और मंडे को जो बिक्री हुई है वो है 15 की। तो 35 में से 15 को जब आप घटाओगे तो आपके पास आएगा आंसर 20। तो यानी कि 20 सैंडविचेस, राइट। यहाँ पे आप लिखोगे हाउ मेनी सैंडविचेस वर सोल्ड मोर सैंडविचेस, यहाँ पे बोलोगे 20 मोर सैंडविचेस सोल्ड ऑन
सोल्ड ऑन वेडनेसडे देन ऑन मंडे। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इतनी चीज तो आपको करनी पड़ेगी, है ना, यहाँ पे ये फ्रेमिंग तो आपको करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या, कैसे आपको लिखना है, 20 सैंडविचेस वर सोल्ड मोर ऑन वेडनेसडे देन मंडे। करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैंडविचेस सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब हमको फ्राइडे और ट्यूसडे दोनों के दिन की बिक्री को जोड़ना है और मैं बताना है दोनों दिन को मिला करके कितने सैंडविचेस सेल हुए। ठीक है, तो ट्यूसडे को कितने सैंडविचेस सेल हुए, 25। ट्यूसडे को कितने सैंडविचेस सेल हुए, 25। और क्या था, फ्राइडे को कितने सैंडविचेस सेल हुए हैं आपके, 20। तो 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 45। तो यानी कि आपका ट्यूसडे और फ्राइडे को मिला करके 45 सैंडविचेस टोटल आपने सेल कर दिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, विच डे हैड द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सैंडविचेस सोल्ड। तो सबसे पहले तो ये देखो सबसे ज्यादा किस दिन बिके, तो वो था वेडनेसडे। उसके बाद कौन सा सेकंड हाईएस्ट डे कौन था, ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे हो गया आपका। थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा आपको, ट्यूसडे को आपकी सेकंड हाईएस्ट सेलिंग हुई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर ऑफ सैंडविचेस सोल्ड ऑन द वीक। तो हाईएस्ट तो सोल्ड हुए हैं भाई 35, हाईएस्ट हमारा 35 गया है, और जो लोएस्ट गया है वो थर्सडे को गया है 10। यानी कि 35 माइनस ऑफ 10 जो करोगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 25। क्या आएगा, 25 आ रहा है निकल करके। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। तो हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस निकाला, वो आपके पास 25 निकल करके आ गया। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। ठीक है ना, चलो जरा नेक्स्ट देखो। चलो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक टेबल शो हो रहा है। सबसे पहले ना इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन। ठीक है, एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन पे जो वर्टिकल लाइन है, राइट, इस पे अपन क्या करेंगे, पेंसिल सोल्ड दिखेंगे। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखा है, पेंसिल्स सोल्ड, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, अगर देखो हम लोगों ने ग्राफ में जब पढ़ा था तो कैसे वैल्यूज पुट करते थे, 0 1 2 3 4 5, है ना। अब जैसे पिछले वाले ग्राफ में देखो यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, 0 5 10 15 20 25 लाइक दैट। ठीक है, यानी कि 5 के, राइट, 5 के टर्म्स में, है ना, 5 के डिफरेंस में नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब नंबर्स को बड़ा कर देते हैं ना, बेसिकली क्या है ना, अब जैसे मान लो सेकंड इसी वाले केस में अगर हम जैसे 0 और 5 के बीच में ना करते, अगर हम 1 2 3 4 करते, तो हमें बहुत ज्यादा स्पेस लेना पड़ता, है ना। ग्राफ में हमें बहुत ज्यादा बड़ा वर्टिकल लाइन बनानी पड़ती है, तब हम जाकर के नंबर्स को ड्रॉ करते। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है इन चीज को, जैसे जब हमें कोई बहुत बड़ा डेटा, राइट, किसी पेपर में ड्रॉ करना होता है, राइट, उसको स्मॉल लेवल पे ड्रॉ करना होता है, तो वहां पे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसको स्केल बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, बिकॉज मैं चाहता था कि आप पहले उसको फील कर पाओ, तब मैं आपको वहां पे आपको इसका डिफरेंस बताऊं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं स्केल। अब इस स्केल को पहले समझो कि होता क्या है, आखिरकार ये स्केल होता क्या है। तो यहाँ पे आप पहले एक हेडिंग डालो, अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्केल। अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्केल। यहाँ पे भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, वो आपको याद करना है, समझना है बेसिकली। इन पॉइंट्स को आप मैं लिखवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, राइट। आपको हो सकता है अभी आपको समझ में आ जाए, बट कुछ टाइम के बाद फिर से आप भूल जाओ। तो उस मोमेंट पे जब आप इस नोट से रिवीजन करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, टू फिट लार्ज डेटा इन ए स्मॉल स्पेस, जो कि मैंने अभी बताया, टू फिट लार्ज डेटा, लार्ज डेटा इन स्मॉल स्पेस। ठीक है, इस वजह से हम लोग स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, टू अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू शोन इन द ग्राफ, या फिर आप इसको बस इसको सिंपल वे में आप समझो तो बस यही मतलब है, टू फिट लार्ज डेटा इन अ स्मॉल स्पेस। ठीक है, अच्छा, और उससे ये भी हम जब स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे ये भी हमें हम ये भी समझ पाते हैं कि एक पर्टिकुलर जो यूनिट है वो किस पर्टिकुलर अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना,
जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम नंबर्स बेसिकली यूज कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे तो हम नंबर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग यूजुअली यहाँ पे नंबर्स का यूज कर रहे हैं, बस एक डिफरेंस में यूज कर रहे हैं, 5 10 15, राइट। एक गैप है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम 0 से 5 ना लेकर के इसके बजाय अगर हम 0 1 2 3 करते, राइट, इसी की जगह जैसे 5 की जगह अगर हम 1 लिख देते, फिर 2 लिख देते, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आप देख पा रहे होगे, आप सोच पा रहे हो कितनी ज़्यादा बड़ी लाइन हमें बनानी पड़ती इसी पर्टिकुलर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हमने स्केल का यूज करके ग्राफ का साइज छोटा कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, बट हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी चीज समझ में आ रही है डियर। ये चीजों का समझ में आना आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपका 30 to 40% भी समझ में आ रहा है, मैं बहुत मिनिमम लेकर के चल रहा हूँ, इतना तो आ ही रहा होगा, है ना। अगर आपको इतना सा भी समझ में आ रहा है, छोटा सा पार्ट भी अगर समझ में आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को खत्म करने के बाद आपको अपने बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको अपने बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बस इतना काम आपको करना है। तो अब यहाँ पे ये देखो कि एक यूनिट, जैसे एक यूनिट का मतलब क्या है, जब आप ग्राफ पेपर में इन ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करोगे ना, तो ग्राफ पेपर में ऐसे स्क्वायर टाइप के बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है ग्राफ पेपर, ठीक है, ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स, जैसे हम लोग जब पेरीमीटर और एरिया निकाले थे, वहां पे मैंने बताया था ना यूनिट बॉक्स, अब यूनिट उसकी कुछ भी हो सकती है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक यूनिट को कंसिडर क्या कर रहे हैं, एक यूनिट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 5 सैंडविचेस को। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 सैंडविचेस, ठीक है। तो ये मतलब होता है यूनिट का, ठीक है ना। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी डियर, ठीक है। तो एक मतलब तो ये हो गया, और दूसरा आपका ये भी है, टू अंडरस्टैंड हाउ मच 1 यूनिट रिप्रेजेंट इन अ ग्राफ, टू अंडरस्टैंड हाउ मच 1 यूनिट रिप्रेजेंट इन अ ग्राफ। आई होप ये दोनों चीजों का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना। पहला तो ये है कि जब हमें किसी बड़ी वैल्यू को, है ना, एक छोटे से पेपर में ड्रॉ करना होता है, तो वहां पे हम लोग एक स्केल एज्यूम करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि अगर मुझे ना एक बड़ा सा हाईवे है जो कि 10 किलोमीटर का है, ठीक है ना, 10 किलोमीटर का है। अब उस 10 किलोमीटर ग्राफ लिखना, जो हाईवे है उसका मुझे ग्राफ, एक आप बोल सकते हो उसका डायग्राम मुझे प्लॉट करना है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे कि क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि पूरे 10 किलोमीटर के जो रोड है, जो हाईवे है, उसको हम एक पेपर में ड्रॉ करें। क्या 10 किलोमीटर के बराबर का पेपर लोगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे उस केस में, मान लेंगे कि 1 किलोमीटर जो है, जो 1 किलोमीटर है, रियल में जो 1 किलोमीटर है, उसको हमने 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर एज्यूम कर लिया है। तो जो आपकी रियल वैल्यू, जो आपकी 10 किलोमीटर है, अगर हम 1 किलोमीटर को 1 मीटर एज्यूम कर रहे हैं, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू 10 किलोमीटर्स की है, वो मेरी ऑन पेपर पे 10 मीटर्स की होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये स्केल है, और स्केल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मेरा एक यूनिट, यानी कि एक यूनिट जो है वो मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये चीज समझ में आ रही है। तो वहां पे उसी तरीके से यहाँ पे जो एक यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 सैंडविचेस को। आई थिंक अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। दूसरी चीज, यही चीज है ना, पहला तो हम लोगों ने बड़े डेटा साइज को छोटा कन्वर्ट किया, दूसरा हम लोग यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि एक यूनिट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो स्केल को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है डियर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो नंबर्स किसमें मल्टीपल में गिवे, 30 45 25 50 और 15। आप सोचने की कोशिश करो जरा, अगर आप इसको 1 2 करके करोगे तो क्या 50 तक आपको ड्रॉ करोगे? बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे मल्टीपल्स का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 0, फिर मैं तो यूज करूंगा सीधा 10 से, ठीक है, 10, फिर 20, फिर 30, फिर आपका 40, फिर आपका 50, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये मेंशन कर दूंगा कि 1 यूनिट किसके बराबर है, यहाँ पे 1 यूनिट बराबर है आपका 10 पेंसिल्स के, 1 यूनिट 10 पेंसिल्स के बराबर है, ठीक है। अब इसी को जरा आप ग्राफ में जरा ड्रॉ करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं वीकडेज भी यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सबसे पहले वीकडेज कौन कौन से हैं, मैं इसको अल्फाबेट से शो करूंगा, मंडे, ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, ठीक है। अब मंडे को कितनी पेंसिल्स बिकी? 30, यानी कि 30। तो यहाँ पे एक ये बार आ गया,
ये बार आ गया मंडे का, ठीक है, ठीक है, मंडे को जो रिप्रेजेंट करा 30 वैल्यू। ट्यूसडे की बात करते हैं तो 45, तो 45 समवेयर अराउंड हेयर, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा माइन्यूट सा आपको हो सकता है डिफरेंस दिखे, बिकॉज मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है। आप जब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत ईजिली आप उसको ड्रॉ कर पाओगे और एग्जैक्ट आप उसकी मेजरमेंट भी कर पाओगे, ठीक है। अब वेडनेसडे को कितनी पेंसिल्स आपकी बिकी हैं, वो 25, यानी कि इन बिटवीन 20 एंड 30, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे ले रहा हूँ, ये मेक श्योर करना है आपको कि बार्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर हो और जो बार्स की जो विथ है वो भी बराबर हो, ठीक है। अब आप उसको ऐसे ले सकते हो कि जैसे मंडे है तो मंडे के इधर एक यूनिट एक गैप ले लो, इधर एक यूनिट का गैप ले लो, तो जो 2 यूनिट्स का एक बार बना दो। फिर उसके बाद 1 यूनिट का गैप करो, फिर अगेन आप 2 यूनिट से मिला करके एक बार बना दो, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फिर थर्सडे को कितनी पेंसिल्स बिकी हैं, वो है 50, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, 50। फिर उसके बाद आप फ्राइडे को कितनी बिकी है, 15, तो यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो, ये एक ग्राफ है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को, ठीक है। ये मंडे को कितनी बिकी है, 30, ठीक है, ट्यूसडे को 45, ठीक है, वेडनेसडे को आपकी बिकी है 25, ठीक है, थर्सडे को बिकी है 50, फ्राइडे को 15। क्लियर है, ठीक है। अब चलो, अब जरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ऑन विच डे वर द मोस्ट पेंसिल सोल्ड। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे, थर्सडे को सबसे ज्यादा पेंसिल सोल्ड हुई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका विच व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड ओवर द 5 डेज, यानी कि टोटल अब हमें बताना है कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक कितनी टोटल्स आपकी पेंसिल सेल हो गई हैं। तो बाजार इसको यहाँ पे ऐड करो जरा, ठीक है, तो 25, ठीक है, 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 55 और 50 105, 105 और 15 कितना हो जाएगा, 120, ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 165, यानी कि टोटल आपकी 165 पेंसिल जो है वो सोल्ड हो गई। फिर उसके बाद यूज द डेटा टू क्रिएट अ बार ग्राफ, तो मैंने ऑलरेडी कर दिया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो, अब अगर इतनी बात क्लियर है, अब हम लोग मूव ऑन करने जा रहे हैं डियर लास्ट मोमेंट, यानी कि सॉरी लास्ट अपने टॉपिक पे, ठीक है, जो कि है हमारा डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ भी सेम जैसे हम लोगों ने सिंगल बार ग्राफ देखा ना, उसी तरीके से डबल बार ग्राफ भी है। हालांकि ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आगे जाकर के काम आएगा, तो इस बट रिलेटेबल भी है, तो आप इसको यहीं पे अभी सीख लो, काम आएगा आगे, ठीक है। अब देखो डबल बार ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक ही साथ अगर हमें 2 इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे हम लोग डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने रिप्रेजेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ बार्स को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, 1 2 और ये है कुछ 3, ठीक है। अब एक और कलर का एक बार लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लू, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसको पेशेंटली अभी वॉच करना, ठीक है। अभी मैं उसका मतलब भी आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे जो दो दो बार्स मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार्स को एक साथ ड्रॉ किया है, अगेन बार्स की जो विथ है वो सेम होगी। अब इन दो जो डबल बार है उन दोनों डबल बार के बीच का जो गैप है वो भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस में मान लेते हैं कि मैंने रिप्रेजेंट क्या किया है, एक्स एक्सिस में मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यानी कि जो येलो बार ग्राफ है ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्लू बार ग्राफ है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे बॉयज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे गर्ल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये आपका येलो बार ग्राफ बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन सॉरी जो ब्लू बार ग्राफ है वो आपको गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका ईयर है, मान लो यहाँ पे ये आपका ईयर है 2020, ठीक है, ये आपका ईयर है 2021, ये आपका ईयर है 2022, ठीक है। यहाँ पे है नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे क्या है आपके सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लेते हैं ये 5 है या फिर इसको 10 के गैप में लेते हैं, ठीक है। हाँ 10 के गैप में ले लेते हैं, ठीक है, ठीक रहेगा। 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
जैसे देखो यहाँ पे तो 0 है, तो 0 से अपन ने स्टार्ट किया 0 से 10, 20, 30, 40, 50, है ना। तो यहाँ पे अपन ये रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे 1 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 स्टूडेंट्स को, 10 स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप देखोगे तो यहाँ पे 0 के बाद अगेन 2020 आ गया, डायरेक्टली 2020 आ गया, फिर 2021 आ गया, फिर 2022 आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि जैसे मान लो 2020 है भाई, अगर आप देखोगे तो सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना भाई, 2020, 2021, फिर 2022, है ना। तो हम लोग को स्टार्ट तो करना चाहिए 0, 1, 2, 3, तो बहुत लंबा जाना चाहिए था, बट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 2020 से स्टार्ट कर दिए, तो बाकी के नंबर्स कहाँ गए सर, वो तो आपने नहीं लिखे। अब यहाँ पे आप कैसे आप समझाओगे कि यूनिट क्या होता है, क्या आपने, आप तो यहाँ पर कोई लॉजिक आपका काम नहीं करेगा, बिकॉज आपने बोला था कि सर अगर हम जैसे एक जंप लेते हैं तो एक बार कंसेक्यूटिव मैनर में उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, वही हमारा यूनिट है, राइट। यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने 0 से स्टार्ट किया, बट सडनली आपने बहुत बड़ा नंबर लिखा और उसके बाद आप कंटिन्यू हो गए, तो बीच के नंबर्स की कहानी क्या है। तो यहाँ पे मैंने बीच के नंबर्स को कट कर दिया, ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। तो जब भी हम डायरेक्टली 0 से किसी बड़े नंबर पे पहुंचना चाहते हैं, राइट, बहुत सारे केसेस आपको ऐसे आएंगे, जैसे यहाँ पे तो आपका काम चल गया 10, 20, 50, बट कुछ डेटा ऐसा होगा, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, आपका 2020 से आप डेटा रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कितना भी कोई भी मल्टीपल ले लो, आपको 2020 से पहले का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग जब भी बीच में कोई डेटा का गैप होता है, राइट, जब हम लोग किसी बड़ी वैल्यू को मिस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक इस टाइप का सिंबल बनाते हैं, देखना ये ऐसा सिंबल बनाते हैं, जैसे ये इसको अपन बोलते हैं किंक। ये किंक सिंबल वहीं पे यूज किया जाता है जहां पे एक डेटा का एक गैप होता है, एक बड़े डेटा का एक गैप हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, सडन हम जंप कर रहे हैं 0 से लेकर के एग्जैक्ट हम लोग डायरेक्टली 2020 पे आ रहे हैं, ठीक है, उसके बीच के कोई भी ईयर्स की हम लोग बात ही नहीं कर रहे, राइट, क्योंकि हमें उससे मतलब ही नहीं है। हम लोग जो डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट, जो ट्रैक कर रहे हैं वो 2020 से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। बट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ अगर हम मेंशन करें तो मुझे सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट हम वहां पे नहीं कर रहे ना, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इस सिंबल का यूज करते हैं किंग। किंग का मतलब होता है जब हम कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू को हम लोग मिस कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे किंग का यूज हो रहा है। बट यहाँ पे देखो हम लोग 0, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से जा रहे हैं, तो कोई गैप तो है नहीं, है ना, कोई गैप तो है नहीं, है ना। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे किंग नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब इस ग्राफ का मतलब क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे वो समझो। यानी कि 2020 में आपने क्या देखा कि जो आपका स्कूल है, राइट, जो आपका स्कूल है या फिर जो आपकी कोचिंग है मान लो, राइट, वहां पे 2020 में कितने एडमिशंस हुए, कितने नंबर ऑफ एडमिशंस हुए बॉयज और गर्ल्स के, ठीक है ना। तो अगर हम 2020 की बात करें, है ना, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे अच्छे से, तो ये वाला जो पार्ट है, एक सेकेंड, यहाँ पे अब इसको ऐसे ये वाला जो पार्ट है, ये 2020 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2021 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2022 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि 2020 में आपके पास 30 बॉयज की ने एडमिशन लिया और 40 गर्ल्स ने एडमिशन लिया, तो आप बोल सकते हो कि इन ईयर ऑफ 2020 टोटल 70 स्टूडेंट्स ने आपके पास एडमिशन लिया, जिसमें से आपके पास 30 बॉयज थे और 40 गर्ल्स थे। फिर उसके बाद अगर 2021 की अगर हम बात करें, तो वहां पे आपके पास 45 इन बिटवीन है, तो 45 बॉयज ने एडमिशन लिया है और 30 गर्ल्स ने एडमिशन लिया, यानी कि टोटल 75 स्टूडेंट्स ने आपके पास एडमिशन लिया है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2022 की, तो यहाँ पे आपके पास लगभग 35 स्टूडेंट्स ने 35 बॉयज ने एडमिशन लिया है और 45 गर्ल्स ने एडमिशन लिया, या फिर बोल सकते हो नियर बाय 42 गर्ल्स ने एडमिशन लिया है। तो 35 बॉयज हो गए और 42 गर्ल्स हो गई, तो 7 और 7 यानी कि 77 स्टूडेंट्स ने टोटल आपके पास एडमिशन लिया है, राइट। तो अगर आप खाली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करो तो ये ग्राफ होगा वो आपको इंक्रीजिंग दिखेगा, है ना, आपको ग्राफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। बट यहाँ पे डबल बार ग्राफ एक स्पेसिफिक में नंबर मेंशन कर रहा है, ठीक है, कि इन ईयर 2020 इतने नंबर ऑफ बॉयज, इतने नंबर ऑफ गर्ल्स ने एडमिशन लिया, इन 2021 इतने नंबर ऑफ बॉयज, इतने नंबर ऑफ गर्ल्स ने एडमिशन लिया। यानी कि आप देख पा रहे हो यहाँ से कि 2020 में, राइट, नंबर ऑफ बॉयज जो है और 2021 में जो नंबर ऑफ बॉयज है, राइट, एज कम्पेयर टू 2021, इन ईयर 2022 में कम थे बॉयज, बट 2021 में नंबर बढ़ गया। बट अगेन जैसे आप 2022 में आए, अगेन नंबर ऑफ बॉयज घट गए बट नंबर ऑफ गर्ल्स बढ़ गई, ठीक है। तो ये हम लोग ना डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट लिखना ग्राफ टाइप का यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा को
शो करने के लिए। अभी तो आपने खाली 2 टाइप्स के ग्राफ देखे, एक तो सिंगल बार ग्राफ, दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हो डबल बार ग्राफ। इसके आगे जैसे आप बढ़ोगे तो आप देखोगे हिस्टोग्राम होता है, राइट? उसके बाद आपके पास होगा बहुत सारे ग्राफ्स हैं, राइट? अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है? तो बहुत सारे ग्राफ्स हैं, राइट? वो बस आप कब सीखोगे, जब आप आगे ग्रेड 7 ग्रेड 8 में जाओगे। अभी आपके लिए क्या जरूरी है, आपको टेली मार्क समझ में आना चाहिए, आपको क्या समझ में आना चाहिए, पिक्टोग्राफ समझ में आना चाहिए, बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, वो समझ में आना चाहिए। और आई होप अब आपको डबल बार ग्राफ का भी एक अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी, ठीक है? अब जरा इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, देखो इजी है, राइट? डबल बार ग्राफ पे बेस्ड है, आपको बस क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना है, राइट? डेटा को इंटरप्रेट करना है यहाँ पे, ठीक है? क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पेरेंट्स इन ईच ग्रेड, ठीक है? यहाँ पे ग्रेड 5 मेंशन है, ग्रेड 6 मेंशन है, ग्रेड 7, ग्रेड 8 और ग्रेड 9, ठीक है? यहाँ पे जो लाइट ब्लू है, राइट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को, जो डार्क ब्लू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर द, क्या लिखा है, इन एन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच ग्रेड इन एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द ग्राफ, ठीक है? तो यानी कि एक इंटर स्कूल डांस कंपटीशन हुआ है, जहां पे इस ग्राफ के जरिए ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि पर्टिकुलर ग्रेड से कितने नंबर ऑफ बॉयज और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स ने पार्टिसिपेशन किया हुआ है। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ग्रेड हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द डांस कंपटीशन। अब यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात की गई है, ठीक है? यहाँ पे हमें स्पेसिफिक बॉयज और गर्ल्स की बात नहीं की गई है, हमें पार्टिसिपेंट्स की बात की गई, यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों को इंक्लूड करके बात करनी है हमें। तो अगर आप ग्रेड 5 की बात करो, तो ग्रेड 5 में टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो आप देखो जरा, ये देखो 15 से 20 के बीच में, तो 15 से 20 यानी कि ये आप 16 17 18, लगभग 18 आपकी क्या है, गर्ल्स हैं, और 26 आपके बॉयज हैं, ठीक है? अब अगर ग्रेड 6 की आप बात करो, तो ग्रेड 6 में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपकी अप्रॉक्सीमेटली आपकी 24 गर्ल्स हैं, ठीक है? और ग्रेड 6 में आपके 16 बॉयज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। फिर ग्रेड 7 की अगर आप बात करो, तो आपके गर्ल्स जो हैं वो हैं आपकी 12, और जो बॉयज हैं वो हैं आपके 15, ठीक है? ग्रेड 8 की अगर आप बात करो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 21, और नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो हैं आपके 25, नहीं 26, 27, 28, ठीक है? अब ग्रेड 9 की अगर आप बात करो, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो है हमारी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 16 17 18 19 अप्रॉक्सीमेटली गर्ल्स हैं, और जो बॉयज हैं वो हैं आपके 21, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने स्पेसिफिक डेटा निकाल लिया, आप सबको ऐड कर दो जरा, ठीक है? 8 6 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 2 3 4 44 टोटल पार्टिसिपेंट्स यहाँ से हैं। ग्रेड 6 के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, 40 पार्टिसिपेंट्स यहाँ से हैं, ठीक है? ग्रेड 7 से कितने, 7 और 2 27, ठीक है? यहाँ पे कितना है, 9 और 4 49, यहाँ पे कितना है आपका, ये हो गया 2 3 4 यानी कि 40। तो क्या बोला गया है, विच ग्रेड हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स तो आपके ग्रेड 8 में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेड 8, ठीक है? फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ग्रेड 8। बी देखो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द डांस कंपटीशन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द डांस कंपटीशन, ठीक है? तो हमको बेसिकली यहाँ पे कुछ खाली सबने ही डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, बस हमें ग्रेड 6 ग्रेड 5 से लेकर के ग्रेड 9 में जितने भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनका सम कर देना है। तो ग्रेड 5 में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स थी, 18, ठीक है? ग्रेड 6 में कितनी है आपके, 24, फिर इधर है आपका 12, इधर है 21, इधर है आपका 19, इन सबको आपको ऐड करना है, ठीक है? तो ज़रा यहाँ पे ऐड करो, तो 9 + 1 10, और ये हो जाएगा आपका 12 और 4 16 और 8, ये कितना हो जाएगा, 16 और 8 हो गया 24 कैरी 2, राइट? ये हो जाएगा 3 और 2 5, एक 6 7 8 और एक 9, यानी कि टोटल 94 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, टोटल 94 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच व्हाट इज द रेशियो ऑफ पार्टिसिपेंट इन ग्रेड 6 एंड ग्रेड 9। देखो रेशियो क्या होता है, ये मैं आपको अच्छा इजी वे में अगर बताना चाहूँ, रेशियो का जैसे कभी भी आपको रेशियो वर्ड, अभी हम लोग आगे जा करके इसी पे मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, बट अभी आप इन शॉर्ट के लिए समझ लो। रेशियो का मतलब होता है जब भी कोई भी चीज़ ए बाई बी के फॉर्म में लिखी होती है, या तो आप इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख दो, या फिर आप इसको ए रेशियो बी के फॉर्म में लिख दो,
ठीक है। तो जब भी कोई भी चीज, आपको रेशियो का मतलब ये होता है कोई भी दो चीजों का इस तरीके से उनका कंपैरिजन करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है, रेशियो इन बिटवीन ग्रेड 6 एंड ग्रेड 9 पार्टिसिपेंट्स। तो ग्रेड 6 में टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं कितने, 40, और ग्रेड 9 में पार्टिसिपेंट्स हैं कितने, आपके 40। तो इक्वल है, 1:1 का रेशियो है, बराबर है, राइट। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो को हमेशा जैसे क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं वैसे रेशियो को भी, राइट। तो यहाँ पे कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि बराबर है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। चलो, अब अगर ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हैं, तो एक चीज़ और है जो लास्ट में मैं आपको बस एक सिनेरियो समझाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ग्राफ की हेल्प से हम लोग कैसे ट्रेंड को एनालाइज कर पाते हैं, एक ट्रेंड को पकड़ पाते हैं। हालांकि ये चीज़ें ऑलरेडी आपने समझ ली हैं, बट मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। तो जैसे कि मान लो एक ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद हम लोग ये वीडियो एंड करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है कि एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, ठीक है, और फार्मर क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी देखो वो ईयर 2020 से, ठीक है, अपना जो उसके लगना वो समझ लो, आप ये समझो कि वो ऑरेंजेस की क्या करता है, फार्मिंग करता है, किसकी, ऑरेंजेस की। तो वो ये देखना चाहता है कि हमारे 2020 से, राइट, 2020 से करंट ईयर जो है 2022 2023, ठीक है, आप 24 25 नहीं लिखेंगे, मान लो करंट ईयर 2023 चल रहा है, ठीक है। अब वो 2020 से लेकर के 2023 तक वो ये देखना चाहता है कि मेरे ऑरेंजेस की जो लिखना जो पैदावार है, राइट, वो बढ़ी है या घटी है, क्या उसमें ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 50 के मल्टीपल में, 50, 100, एक सेकेंड, यहाँ पे 150 हो जाएगा, फिर 200, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 50 ऑरेंजेस को। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मान लो 2020 में उसने देखा कि उसने कुछ 150 ऑरेंजेस, ठीक है, 150 ऑरेंजेस उसने अपनी फार्मिंग लैंड से प्रोड्यूस किए। फिर 2021 में उसने कुछ 200 ऑरेंजेस का प्रोडक्शन किया। देन 2022 में बाय एनी रीजन वो उसका जो प्रोडक्शन है वो घट करके आ गया 100 ऑरेंजेस पे, ठीक है। फिर उसके बाद 2023 में अगेन और घट गया है, वो कितना आ गया आपका 50 ऑरेंजेस तक। तो अब यहाँ पे इस ग्राफ से आप क्या लाइक क्या चीज़ आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, वो ये है कि इन अ ईयर ऑफ 2020 उसके जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो उसने अपनी लैंड से प्रोड्यूस किए हैं वो है 150, ठीक है। और उसके बाद अपकमिंग ईयर में उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है ना, बढ़ गया है। अब अगर आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे तो 150 है, यहाँ पे 200 है। अब अगर आप पूछा जाए आपसे कि इन ईयर 2021 एज कम्पेयर टू 2020 कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस का प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो आप बोलोगे बाई 50 ऑरेंजेस, बाई 50 ऑरेंजेस, ठीक है, 50 ऑरेंजेस ज्यादा उसने प्रोड्यूस किए, ठीक है, इन ईयर 2021। अब उसके बाद जैसे ही 2022 आया, मान लो खराब मौसम की वजह से, ठीक है, या फिर मान लो पानी, कुछ भी, कोई भी XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस रीजन की वजह से जो उसकी पैदावार है यानी कि जो उसकी प्रोडक्शन है वो घट करके कितनी आ गई, 100 ऑरेंजेस पे आ गई। यानी कि इस बार उसको 100 ऑरेंजेस का नुकसान हुआ, यानी कि 200 से डायरेक्टली हाफ हो गया, उसकी जो प्रोडक्शन है कैपेसिटी वो हाफ हो गई, 200 से 100 पे आ गई। देन उसके बाद इन ईयर 2023 अब वो और खराब हो गई, ठीक है, और ज्यादा कम हो गई, राइट। अब वो कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, अब उसकी कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि अब अगर आप देख पा रहे होगे हर साल 50% के रेशियो, 50% के रेशियो से वो चीजें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि घट रही है ना। तो अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो इसी तरीके से वो जीरो पे आ जाएगा, उसकी लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं हो पाएगी, यानी कि वो लिखना तो वो अपना ऑरेंजेस को पैदा नहीं कर पाएगा, है ना, अगर उसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जो भी फैक्टर्स है वो उस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा कि किस वजह से मेरी पैदावार बढ़ी है, क्या ऐसे रीजन से जो मैंने यहाँ पे प्रिक्योर किए जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन बढ़ा, और क्या चीज़ मैंने यहाँ पे गलती की जो हर कंसेक्यूटिव ईयर्स में वो उसका जो प्रोडक्शन है वो घटता जा रहा है। तो इस तरीके से ग्राफ्स हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, चीज़ों का ट्रेंड को हमें पकड़ने में, या फिर चीज़ों का ट्रेंड को एनालाइज करने में भी ग्राफ हमें हेल्प करता है।
ठीक है? तो आई होप ये जो ग्राफ की जो वीडियो है डेटा हैंडलिंग में हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो। जो भी डाउट है आप सेक्शन में मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनिटली हेल्प यू। ठीक है? क्योंकि मेरा अभी जैसा कि आप सबको पता है, आप जब ये वीडियो देखते हो, मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा सब्सक्राइबर बेस नहीं है, राइट? ताकि मैं किसी भी बच्चे को इंडिविजुअली रिप्लाई ना कर पाऊँ, ठीक है? आप अच्छे से जो भी पहले आप पूरी वीडियो देखो, ठीक है? उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेंशन करो, मैं उसका 101% उसका रेज़ोल्यूशन आपको करके दूँगा, ठीक है? तो इसी के साथ डियर इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।